हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया, उसके कई सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में ही जो उसका सेकंड हिस्सा बनता है वो है फ्रिक्शन का फोर्स। जी हाँ, ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होता है और इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। इसके बिना लॉज ऑफ मोशन अधूरा है। मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से सीखिएगा फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं फ्रिक्शन का ही, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ये एक तुम्हारी एक टेबल है, कोई टेबल यहाँ पर ऐसे रखी हुई है और यहाँ पर एक बुक रखी हुई है इस तरीके से। ये है, ये कोई एक बुक है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज दैट इस तरीके से कोई फोर्स लगाता है, या हम ही हैं, हम ही फोर्स लगाते हैं इस पर, हम ही फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं सपोज दैट इस बुक को आगे खिसकाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। मगर फोर्स लगाते कैसे हैं, जरा ये भी चीज़ समझिएगा। शुरू शुरू में हमने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया देखिएगा। शुरू शुरू में हमने फोर्स लगाया 0.1 न्यूटन का, ठीक है। 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं खिसका, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं खिसका। उसके बाद हमने 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं खिसका, ये ब्लॉक अभी भी अपनी जगह से नहीं खिसका। उसके बाद हमने 0.3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये ब्लॉक नहीं खिसका, अभी भी नहीं खिसका अपनी आगे की ओर। उसके बाद हमने 0.4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये ब्लॉक नहीं खिसका, ठीक है। उसके बाद हमने 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं खिसका। उसके बाद धीरे 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 करके इस तरीके से 1.0 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं खिसका। मगर जैसे ही मैंने 1.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक अपनी जगह से खिसक गया, मतलब अब ये मोशन में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको फिर से मैंने 1.0 न्यूटन का किया, अब देखा ब्लॉक चल रहा था। उसके बाद मैंने इसको 0.9 किया, उसके बाद मैंने देखा ये ब्लॉक अभी भी चल रहा था। उसके बाद मैंने इसको 0.8 न्यूटन किया, ये ब्लॉक अभी भी चल रहा था। मगर उसके बाद मैंने 0.7 न्यूटन किया, ये ब्लॉक चलना बंद हो गया, मतलब रुक गया, ठीक है। अब ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि इस ब्लॉक के लिए मैंने किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये इतना बड़ा डेटा आपने लिया क्यों है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि फ्रिक्शन कैसे, कहाँ, क्या था, ठीक है। अब देखिए, हमने शुरू में इतना फोर्स लगाया तो ये फोर्स इसको खिसका क्यों नहीं पाया आगे की तरफ। कौन था जो इसे रोक रहा था, कौन था जो इसे रोक रहा था। तो हमने ये चीज़ पता करी कि भाई कौन है जो इस ब्लॉक को रोक रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद में इस ब्लॉक को मैंने ऊपर उठा करके ऐसे करके देखा। मैंने ऊपर इसको उठाया और उसके बाद में फिर मैंने देखा कि ये जो इसका जो सरफेस था, जो हमको ये कह के बेचा गया था कि ये बहुत ही स्मूथ है, मगर ये स्मूथ नहीं था। ये इसका जो सरफेस था ये स्मूथ नहीं था, ठीक है ना। और ना ही इसकी ये वाले जो सरफेस था ये टेबल का, ना ही ये स्मूथ था। ये दोनों स्मूथ नहीं थे। तो ये कैसे थे देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये दोनों के सरफेस कुछ इस तरीके से थे, ऐसे 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 रफ सरफेस थे। और ऐसे ही तुम्हारा इसका 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 सरफेस भी ऐसे था कुछ, ठीक है। दोनों ही सरफेस ऐसे थे। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो सरफेसेस होते हैं इनके जूम करने पर ही हमको इस तरीके के सरफेसेस दिखेंगे। अब समझना, ये जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है इसके इसके इसका जो सबसे निचला सरफेस है ब्लॉक का, उसका जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिप्रेशन। और जो उभरा हुआ हिस्सा है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। हाँ, ये और दूसरी चीज़ ऐसे ही इसका भी जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। हाँ, और जो 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 धंसा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो अगर हम लोग ज़रा ध्यान से देखें तो वो तुम्हारा प्रोजेक्शन और ये तुम्हारा डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ऊपर वाले का प्रोजेक्शन और नीचे वाले का डिप्रेशन, ये दोनों फंस जाते हैं। जब एक के अंदर एक इस तरीके से चला जाता है तब ये जो है ना, हम लोग इस तरीके से ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, तब इसका ये वाला सिरा यहाँ आकर के इससे टकराएगा। और ऑब्वियस सी बात है टकराएगा
तो यहाँ से इसको ऐसे करके अपोजिशन भी मिलेगा और इसी वजह से फ्रिक्शन यहीं से जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें कि फ्रिक्शन का जनरेट होने का मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न कुछ इस तरीके की कैविटीज़ के अंदर धंस जाना होता है इसके इस सरफेस का, या इसके उसमें अंदर पहुंच जाता है, जो इस तरीके की जो कैविटीज़ इसके अंदर भी बनी हुई हैं और इसके भी कुछ उभरे हुए हिस्से हैं। ठीक है, ये भी है। दूसरी चीज़, ये जो सरफेसेस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते हैं शुरुआत में, जैसे इनको रेस्ट में रखा जाता है ये कनेक्शन में आ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जल्दी खिसकते नहीं हैं। बाद में जब हम फोर्स लगाते हैं तब इनके बॉन्ड टूटते हैं और आगे की तरफ खिसकते हैं ये सरफेसेस। तो यहाँ हमको एक मेन चैलेंज है फिजिक्स में, वो ये है कि भैया फ्रिक्शन हर जगह तो हमें नहीं चाहिए, कई जगहों पर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए और कई जगहों पर चाहिए। अगर हम पैदल चलें सड़क पर तो हमें फ्रिक्शन चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम सड़क पर पैदल चल ही नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर कोई भी गाड़ी का टायर अगर सड़क पर दौड़ रहा है, मतलब घूम रहा है आराम से, तो इसीलिए क्योंकि उसको फ्रिक्शन मिल पा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं मिले तो टायर अपनी जगह पर इस तरीके से स्लिप करता रहेगा। इसीलिए चलने के लिए भी फ्रिक्शन हमें चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है नहीं चल पाएंगे। मगर एक और चीज़ है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो फिर नुकसान होता है। मशीनों के अंदर पार्ट्स घूमते हैं जब, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शन मशीनों का लॉस होता है, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं समय के साथ, इसको वियर एंड टियर लॉस भी बोला जाता है। तो फ्रिक्शन वहाँ पर हमें कम से कम चाहिए होता है। हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। ये एक है, बस आइडियली हम लोग कह भले ही दें कि फ्रिक्शन जीरो कर दिया, बट जीरो फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर भी। फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है, एक मिनिमम लेवल तक लाया जा सकता है। जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है उन्हें हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जरा कि किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को घटाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो सरफेसेस होते हैं ये कुछ इस तरीके से ऐसे होते हैं। अब ये जो सरफेसेस हैं, अच्छा हमने क्या किया, एक चीज़ समझिएगा, हमने ये किया कि हमने हमने इनके सरफेस जो है ना, सरफेस को ऐसे कर दिया हमने, ये इस तरीके से। सपोज दैट हमने ऐसे करके ये सरफेस को हमने फिल कर दिया। ये जो बीच में जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है इस तरीके का है, ऐसे ये जो गैप है यहाँ पर मैंने ये गैप फिल कर दिया। अगर ये मैंने गैप फिल कर दिया तो बिल्कुल एकदम प्लेन हो चुका है सरफेस, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर ये वाला ब्लॉक इस पर रखा जाएगा तो फ्रिक्शन अब पहले से कम लगेगा। तो ऐसे इस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं क्या, ल्यूब्रिकेंट। ऐसे इस मटेरियल को हम लोग ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। अच्छा दूसरी चीज़, हमने यहाँ से फ्रिक्शन तो घटा दिया। चलिए अगर मान लेते हैं कि हम फ्रिक्शन और ज़्यादा कम करना चाहें, अगर हम फ्रिक्शन को और कम करना चाहें तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी होगा तो ये कहेगा कि सर फ्रिक्शन और कम करने के लिए हम लोग चलिए थोड़ा सा और लुब्रिकेंट छिड़क देते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और लुब्रिकेंट छिड़क देते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके। अब देखते हैं ज़रा क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, ये हमने और लुब्रिकेंट डाल दिया, ये ऊपरी दूसरी लेयर लुब्रिकेंट की हमने डाल दी। मान लेते हैं ये दूसरी लेयर है लुब्रिकेंट की कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ ए ऐसे, तो ये तुम्हारा लुब्रिकेंट की दूसरी लेयर है, ठीक है ना। हाँ ल्यूब 2 ये दूसरा लुब्रिकेंट है, दूसरा है, या ये बोल सकते हैं कि लुब्रिकेंट तो वही है, लेयर दूसरी है, ठीक है। अच्छा अब सोचिए जरा, अब फ्रिक्शन क्या होगा पहले से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रिक्शन अब घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, मान लेते हैं अब हमने इस ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब बताइए अब फ्रिक्शन क्या होगा, पहले से फ्रिक्शन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे कि सर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मगर सच्चाई ये है कि फ्रिक्शन अब पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि समझिएगा यहाँ पर एक देखिए एक लेयर तो ये है, तो जब इस पर आगे के डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, तो जब आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसका एक सरफेस इसके ऊपर खिसकेगा, तो एक फ्रिक्शन तो तुम्हारा यहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद में नीचे वाली लेयर उसके नीचे वाली लेयर पे तुम्हारी खिसकेगी, तो तुम्हारा एक फ्रिक्शन यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर के 2 फ्रिक्शन जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 फ्रिक्शन जनरेट होंगे, पहले से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए जो एक्सेस लुब्रिकेशन होता है वो हमेशा फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो कैरम होता है, हम लोग कैरम जब खेलते हैं तो कैरम पर जब स्ट्राइकर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है तो हल्का सा पाउडर हम लोग छिड़क लेते हैं। उसके बाद में
मारते हैं तो फिर वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाता है स्ट्राइकर, और जाकर के टकराता भी है, घूमता भी है। मगर ज़रा सोचो कि अगर आप पाउडर का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दो कैरम पर और उसके बाद में इस तरीके से गुट्टी को मारो, तो क्या आपको लगता है कि गुट्टी चारों तरफ घूमेगी? वो फँस जाएगी उसी में, फ्रिक्शन पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, ठीक है ना? तो ये रीज़न होता है। तो इसीलिए जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग लुब्रिकेशन करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऑलवेज़ रिमेंबर। तो अब बात यहाँ पर हम लोग आ रहे थे कि फ्रिक्शन कैसे, मतलब क्या होता है, क्यों जनरेट होता है, कैसे कम होता है, ये तो हमें पता चल गया। मगर अब ज़रा हम डेटा की तरफ आते हैं। जो डेटा था हमारा वो क्या था, वो हमने क्यों लिया? देखिए, जब शुरुआत में आप फ़ोर्स लगाते हैं बहुत छोटा, तो ये जो फ़ोर्स होता है फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स होता है, जो शुरुआती वाला फ्रिक्शन होता है। जैसे ही हमने 1 न्यूटन का फ़ोर्स 0.1 न्यूटन का फ़ोर्स लगाया, ठीक है? जैसे ही हमने 0.1 न्यूटन का फ़ोर्स लगाया इस तरीके से, ठीक? इस तरीके से फ़ोर्स लगाया, तो इसके अपोज़िट में कुछ इस तरीके से फ्रिक्शन फ़ोर्स अपने आप लग जाता है। इसके अपोज़िट में फ्रिक्शन लग जाता है यहाँ पर। जितना फ़ोर्स आप आगे लगाओगे, उतना ही फ़ोर्स अपोज़िट में लग जाएगा फ्रिक्शन का। और इसी फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन नाम देते हैं, क्योंकि तब तक ब्लॉक रेस्ट में ही रहता है। जब तक लगाया हुआ फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर बैलेंस होते रहते हैं, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करता, और तब तक हम लोग इस तरीके के जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तुमने फोर्स लगाया है F बराबर 0.1 न्यूटन, इस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तुम्हारा लगाया गया तुम्हारा फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी 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 फ्रिक्शन फोर्स है, और तुम्हारा ये भी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है ये, ठीक है? तो 1 न्यूटन तक, 1 न्यूटन वो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की जो उसे चला नहीं पाया है, या ये कह दें कि 1 न्यूटन वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, या फ्रिक्शन फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक फ्रिक्शन लग सकता है। इसके आगे अगर जरा सा भी फोर्स बढ़ाया तुरंत चल पड़ेगा, और वही हुआ भी। जैसे ही हमने 1 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया, चल पड़ा, ठीक है ना? तुरंत चल पड़ा ब्लॉक, तुरंत ब्लॉक चल पड़ा, और उसके बाद में वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। मगर बाद में हमने कहा कि अब एक बार ब्लॉक चल चुका है तो ज़रा आप कम करके देखें, देखें मिनिमम अब कितने पर चलता रहेगा। तो हमने फोर्स को घटाना शुरू किया, लगाया हुआ फोर्स हमने घटाना शुरू किया, तो हमने देखा 1.1 न्यूटन पर भी चल रहा है, ठीक है ना? 1.1 न्यूटन पर भी चल रहा है, 1 न्यूटन पर भी चल रहा है, 0.9, 0.8, 0.8 से जैसे ही मैंने घटाया 0.7 पर वो रुक गया। इसका मतलब ये है कि मिनिमम हमें इतना फोर्स चाहिए ही चाहिए इसे कॉन्टिन्यूसली चलाए रखने के लिए। जो पिंक कलर का जो फोर्स हमने मेंशन किया हुआ है 0.8 न्यूटन, ये वाली जो वैल्यू होती है, इसी वैल्यू को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑन मूविंग द ब्लॉक। ये ब्लॉक को कॉन्टिन्यूसली स्लाइड कराए रखने के लिए जरूरी है, इतना फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको एफ के से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो फ्रिक्शन होता है, इसको हम लोग जनरली जो है ना, एफ एस से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। मगर कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये उस समय तक रेस्ट में रहता है। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये उस समय तक रेस्ट में रहता है, ठीक है ना? अच्छा, जहां पर ब्लॉक चल पड़ा वो वाला, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो फोर्स की वैल्यू होती है जो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए शुरुआत में उसे मूव कराए रखने के लिए, या मूव कराने के लिए जस्ट इस फोर्स पर ही वो जस्ट चलना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा जो फोर्स होता है, ये 1.1 न्यूटन हमने जो यहाँ दिखाया है, जहाँ पर ब्लॉक चलना शुरू करता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? और शुरुआत में लगाया गया फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब तक ब्लॉक नहीं चलता तब तक लगाया गया फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता है,
और इस दौरान फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से। तो हम लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ कवर हो गई होगी, समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो बनाया था, जैसे ये एक सरफेस था, उसके ऊपर लकड़ी का बॉक्स था, इसको भी फोर्स लगाया गया था मगर नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ही सिर्फ यहाँ पर ये था, ये जो प्रोजेक्शंस और ये जो कैविटीज़ यहाँ पर दिख रही थी ना, तो ये इसीलिए, क्योंकि कैविटीज़ दोनों में है, ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। तो उसकी ऊपर वाले की कैविटी के उभरे हुए हिस्से नीचे वाले की कैविटी के गड्ढे में जाकर के फंस जाते हैं, ठीक है, इसीलिए चल नहीं पाते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जरा हम लोग ये देखते हैं, एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बनता है फ्रिक्शन और फोर्स का, तो वो देखते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा ये ग्राफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमने वर्टिकल एक्सिस पे दिखाई हुई है और अप्लाइड फोर्स हम लोगों ने दिखाया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको बोला कि शुरुआत में हम लोग फोर्स बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और ब्लॉक चलना शुरू नहीं करता है। जब तक ब्लॉक चलना शुरू नहीं करता है तब तक लगाया हुआ फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो ऐसे केस में ये वाली जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे केस में ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे ऐसे वाली, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारी यहाँ तक जाती है। मगर एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर, जब वैल्यू हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं ब्लॉक चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही ब्लॉक चलना शुरू करता है फ्रिक्शन तुरंत घटता है, फ्रिक्शन तुरंत घटता है और वो तुरंत घट के बाद में ऐसे करके यहाँ पर आ जाता है, ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। ये वो कांस्टेंट फोर्स है जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए गाड़ी को चलाए रखने के लिए, या ये बोले कि हमें उसको मोशन में रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। और इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो शुरुआत में होता है ये वाला फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है तुम्हारा। और ये जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हमेशा आप, अरे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि हमको डायरेक्शन पता करनी है, मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करें? देखिएगा, डायरेक्शन अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स की पता करनी है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी बॉडी किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या उसकी टेंडेंसी किस तरफ है मूव करने की। कई बार ऐसा होता है कोई भी चीज़ मूव कर नहीं रही होती है मगर टेंडेंसी होती है, वो कोशिश कर रही होती है फिसलने की, चलने की। तो ऐसी स्थिति में उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब जैसे मान लेते हैं डायरेक्शन, हम चलिए डायरेक्शन के बारे में हम अभी थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। पहले हम जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिएगा ये, हाँ, फ्रिक्शन, तो ये तुम्हारे दो टाइप के हो गए, ठीक है, एक ये और एक तुम्हारा ये। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसको एफ एस से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, और ये जो होता है इसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं। अच्छा,
स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा काइनेटिक से ज़्यादा होती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी काइनेटिक से हमेशा ज़्यादा होती है। देखिए, रुकी हुई साइकिल को अगर आपको चलाना है, आप शुरुआत में साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। शुरुआत में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तभी साइकिल चलेगी। मगर एक बार साइकिल अगर चल जाती है तो ईज़िली चलती रहती है। वैसे ही कोई भी गाड़ी हो उसे शुरुआत में चलाने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है और एक बार जब चल जाती है तो फोर्स उतना नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि जब रेस्ट में थी चीज़ें तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था, मगर जब मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो तुम्हारा 2 तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा स्लाइडिंग, एक होता है तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है? और दूसरा होता है तुम्हारा रोलिंग। ठीक, हाँ, दूसरा होता है तुम्हारा रोलिंग, यूं करके दूसरा होता है तुम्हारा रोलिंग। तो अब आप एक चीज़ समझिएगा, ये तुम्हारा रोलिंग और ये तुम्हारा स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग देखिएगा कैसा होता है। स्लाइडिंग का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो कोई सड़क है, मान लेते हैं कोई सड़क है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे करके कोई एक ब्लॉक है इस तरीके से, यूं करके, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है इस तरीके से, हाँ, ये यूं करके, और ये इसको ऐसे करके खींच रहा है, ठीक है, ये इसको ऐसे खींच रहा है। अगर ये आदमी इसे इस तरफ खींचेगा तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर जो होगा ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये वाला जो फ्रिक्शन होगा दिस विल बी द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यही होगा तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और दूसरी चीज रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा। रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कोई सिलेंडर है, मान लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कोई भी चीज़, मतलब सिलिंड्रिकल है ना। इस तरीके से मान लो कोई किसी को ले जा रहा है, कोई कोई सिलेंडर ले जा रहा है, चलिए कहीं कहीं कोई सिलेंडर ले जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ये इसको हाथ लगाते हुए ले जा रहा है ऐसे करके, और ये ऐसे रोल होते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे जब ये जा रहा होगा तो आप एक चीज़ सोचिएगा, ये इस तरीके से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट विल बी द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हिंदी में लोटनिक घर्षण भी कहा जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन और ये है तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी कुछ कम होती है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये ऐसे। हाँ, अब इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, समझिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो नुकसान ज़्यादा कर देता है। रोलिंग फ्रिक्शन नुकसान कम करता है, एनर्जी का लॉस कम करता है, वियर एंड टियर लॉस कम होता है गाड़ियों में, है ना। इसीलिए गाड़ियों में बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है। कैसे, जरा एक चीज़ समझिएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, सपोज दैट ऐसा कोई स्ट्रक्चर है यूं करके, ठीक है, एक यूं करके स्ट्रक्चर है, और एक तुम्हारा ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है यूं करके, ठीक है। हाँ, अब आप एक चीज़ समझिएगा, ऐसे यूं करके, हाँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि मान लेते हैं कि इस तरीके का ऐसे एक स्ट्रक्चर है, और ये कोई ये फिक्स है, मान लेते हैं ये जो रॉड है ना ये तुम्हारी फिक्स है, ठीक। अब इसको हैंडल पकड़ के हम ऊपर नीचे अगर खिसकाएं इसको, अगर ऐसे करके अगर हम ऊपर नीचे खिसकाएंगे, मान लेते हैं हम इस तरफ ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तुम्हारा इधर लगेगा फ्रिक्शन इस पर, और यहाँ पर ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग, क्योंकि ये इस पर स्लाइड करेगा। मगर ज़रा सोचिए कि अगर यही चीज़, अगर यही हम यहाँ पर ऐसे कर दें कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मान लीजिए बनता है, ए हाँ, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है कि हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने लिया, हम्म, इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर ऐसे करके, अरे रुकिएगा, छोटी छोटी सी मैंने बॉल्स ले ली, छोटी छोटी सी बॉल्स ले ली, और यहाँ पर मैंने बॉल्स रख दी, एक
है ना, 2 3 और ये 4। चलिए, हाँ, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे करके बॉल्स लगा दी, ये यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, ठीक है। तब आप एक चीज़ समझिएगा कि ऐसे और ऐसे, अब अगर हम इस पर ये, अब हमने स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा, यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स हमने इंसर्ट करा दी बीच में। अब आप ज़रा सोचिए कि अब अगर आप ऐसे करके फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारी जो बॉल्स है ना, ये तुम्हारी सारी रोल करने लगेंगी ऐसे करके, ये बॉल्स तुम्हारी रोल करने लगेंगी। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, यहाँ पर फिर बाद में रोलिंग फ्रिक्शन काम करने लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये बॉल्स का जो रोल है ना, वो क्या है, वो तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, वो तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, स्लाइडिंग से रोलिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हाँ, इसीलिए हम लोग बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं मशीनों में, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये मशीनों का लॉस होने से बचा लेता है, या ये बोलें कि लॉस बहुत धीमे धीमे होता है और एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट चलेगा पहिया, बहुत टाइट घूमेगा, तो इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल ख़त्म होगा, और साथ में ये जो पार्ट्स रगड़ खाएंगे बार बार, वो घिस जाएंगे जल्दी से, हमको चेंज करने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, इससे कम खर्च होंगे। इसीलिए बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये भी चीज़ भी कन्फर्म हो गई होगी। अब चलते हैं आगे के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की हम लोग बात करें, तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि जैसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसा करके, और ऐसे ये तुम्हारा कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है यूं करके, ठीक है, हाँ, ये इस पर ऐसे करके ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अब सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाया गया, ठीक, ऐसे फोर्स लगाया गया, अरे इस तरीके से फोर्स लगाया गया, समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर फोर्स जो है ना, वो कुछ इस तरीके से लगाया गया, तो ऐसे में फोर्स में क्या होगा कि इस पर फ्रिक्शन तो लगेगा, मगर कैसे लगेगा वो देखिएगा ज़रा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि दोनों चीज़ें घिसती हैं बराबर की, ठीक है ना, हाँ, दोनों चीज़ें बराबर की घिसती हैं, और ऐसे इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ऐसे करके। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग ये वाला फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं, तो शुरू में तो हमें दिखता ही नहीं कि फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है, मगर बाद में हमको ये चीज़ दिखती है। कैसे दिखेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इस ब्लॉक पर जो भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसके अपोजिट उस पर फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन इस पर लगता है ऐसे करके, ठीक है ना, दिस इज द फ्रिक्शन, ये है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अच्छा, अगर आप किसी एक ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक पर खड़ा कर दो ऐसे करके, ऑब्जर्वर को, ठीक, एक ऑब्जर्वर को ऐसे खड़ा कर दो, और इस ऑब्जर्वर से पूछो कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ज़मीन है, वो किधर जा रही है, तो कहेंगे कि अगर ये ब्लॉक तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ जा रही होगी, पीछे। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट में लगेगा, वो इस तरीके से ऐसे करके लगेगा, ठीक है ना। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी ऐसे करके, और इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए, तो आगे के डायरेक्शन में अब हम लोग चलते हैं यूं करके। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, हाँ चलिए, मान लेते हैं कि जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, सपोज दैट, ठीक है, हाँ, इंक्लाइंड प्लेन मतलब कोई तिरछा 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 प्लेन है ऐसे करके, यूं करके, और इस तिरछे प्लेन पर, इस तिरछे प्लेन पर हम लोगों को मान लेते हैं कोई एंगल है थीटा। अब सपोज दैट ये ब्लॉक जो है ना, वो जस्ट रेस्ट में है, मान लेते हैं वो रेस्ट में है इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ, ये अभी जस्ट रेस्ट में है, मगर ज़रा सोचो कि ये जो ब्लॉक रेस्ट में है, ये नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा, है ना, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा ऐसे करके, ये इसका वेट है, ठीक है, ये इसका वेट है W, ठीक, W है, और ये है तो ये रेस्ट में। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तुम्हारा इसके प्लेन के
परपेंडिकुलर होगा और एक होगा इसके प्लेन के बिल्कुल एकदम पैरेलल, इस तरीके से। तो ऐसे में ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये तुम्हारा जो कंपोनेंट होगा इसको बोलते हैं W साइन थीटा। ये तुम्हारा W साइन थीटा होता है जो तिरछा फोर्स लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है ये भी तुम्हारा थीटा ही होता है। और ऐसे केस में ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, एक ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं W कॉस थीटा। W कॉस थीटा, ठीक है ना। हाँ, W कॉस थीटा। तो ऐसे केस में ये तुम्हारा W कॉस थीटा और ये तुम्हारा W साइन थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर जरा सोचो कि ये इसके अपोजिट में इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, चलो ऐसे हो गया। मगर जरा सोचो, ये ब्लॉक नीचे खिसकने की कोशिश कर रहा है। कौन फोर्स ला रहा है इसे नीचे की तरफ? ये वाला फोर्स ला रहा है, ये वाला। और ये क्या है? ये तुम्हारा स्लाइडिंग फोर्स है, मतलब ये स्लाइड कराने के लिए नीचे की तरफ इसे लेके आ रहा है, स्लाइडिंग फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा स्लाइडिंग फोर्स है। चलो, इसका मतलब ये है कि नीचे आ रहा है, मगर कोई तो है जो इसे रोका हुआ है, कोई तो है जिसने इसे रोक रखा है। तो कौन है जिसने इसे रोक रखा है? तो वो फोर्स है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। इस तरीके से इस तरीके से इस पर ऐसे करके लगता है फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसका वीडी बनाए तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इस पर ब्लॉक पर बिल्कुल इस तरीके से तिरछे लगता है फ्रिक्शन फोर्स ऐसे करके, ठीक है। और आगे की तरफ जो फोर्स लगता है, आगे की तरफ ये वाला जो फोर्स होता है वो तुम्हारा ऐसे करके लगता है, यूं करके। हाँ, ये तुम्हारा आगे की तरफ ऐसे करके लगता है। और दिस इज व्हाट? mg साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, mg साइन थीटा। तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स ऐसे की तरफ है जब ये सिर्फ ऐसे रुका हुआ है। मगर जरा सोचो, अगर यही कोई आदमी नीचे से फोर्स लगा के इसको रोकने लगे नीचे से, तो उस समय दो कंडीशंस बनेंगी। उस समय दो कंडीशंस बनेंगी। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है रेस्ट की स्थिति में भी, मगर उसमें बस एक लिमिट लगेगी कि ब्लॉक नीचे की तरफ टेंडेंसी है जाने की या ब्लॉक ऊपर की तरफ टेंडेंसी है जाने की। तो वो हम एक सवाल में सीखेंगे आगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जरा कि कैसे जब कोई सर्कुलर पाथ पर जब कोई मान लेते हैं कोई पहिया है, कोई कोई अच्छा ऐसी कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं कि ये कोई व्हील है जो कि इस तरीके से घूम रहा है। हाँ, मान लेते हैं ये कोई व्हील है जो इस तरीके से घूम रहा है। चलिए, ये है कोई पहिया है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक। और मान लेते हैं जो इसकी वेलोसिटी है वो है तुम्हारी v, वो है तुम्हारी v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। इसकी रेडियस है r। तो ऐसे केस में जो यहाँ वाला पार्टिकल होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी तुम्हारी r इंटू ओमेगा, है ना। ये इस तरीके से ऐसे करके घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ये। और जो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, हाँ, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी होगी कुछ इस तरीके से। ये भी तुम्हारी कितनी वैल्यू होगी? r इंटू ओमेगा। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा सबसे नीचे की ओर, उसकी वेलोसिटी भी इस तरफ होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? r इंटू ओमेगा। और जो पार्टिकल यहाँ पर होगा उसकी वैल्यू भी तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके कितनी होगी? r इंटू ओमेगा। तो ये तुम्हारी इस तरीके से वैल्यूज होंगी, है ना। तो ये वाला पार्टिकल, अरे कहाँ गया? हाँ, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये ज़मीन है, जो ज़मीन पर कोई भी अगर खड़ा हुआ है तो वो इस पार्टिकल को पीछे आते हुए देखेगा। तो फ्रिक्शन को किस तरफ देखेगा? वो इस पर फ्रिक्शन को आगे की दिशा में देखेगा ऐसे करके, ऐसे। ये होगी उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ों को समझेंगे। साइकिल के दोनों पहियों पर भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोग सीखेंगे एक सवाल में, ठीक है। वो बड़ा ही पेचीदा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में, हमने ये भी जान लिया यहाँ पर। अब चलते हैं आगे के डायरेक्शन में, देखते हैं ज़रा आगे हमारे पास में क्या है। तो हाँ, अब एक सवाल, अच्छा सवाल, रुक जाइए ज़रा, अभी सवाल पहले हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे एक चीज़ कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मेरी बात समझिएगा, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। देखिए,
अब जब कोई भी बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे रखी होती है तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली बात है कि दोनों मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि दोनों का मटेरियल क्या है ना, दोनों के बीच का मटेरियल क्या है, ये बोले कि दोनों का मटेरियल क्या है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हम न्यूमेरिकली की बात करें तो कोई भी एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर रखी है तो दूसरे सरफेस से पहली वाली बॉडी पर लगने वाला जो पुशिंग फोर्स है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला सरफेस का क्या होता है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा मिलेगा किसी बॉडी को, वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से पुश कर रही होगी सरफेस को। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फ्रिक्शन होगा वो उतनी ही ज़्यादा महसूस करेगा। इसी वजह से जो फ्रिक्शन होता है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और ऐसे केस में यहाँ पर एक कॉफिशिएंट आ जाता है म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब दूसरी चीज ये हो गया तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन जो है ना वो है नॉर्मल, एन जो है ना वो है नॉर्मल, कि नॉर्मल कितना मिल रहा है। मगर एक चीज़ समझिएगा, नॉर्मल अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अब देखिए, ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन भी तुम्हारा दो तरीके का है। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एफ के दिस इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला जो है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ना वो एफ एस दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी एक बॉडी किसी सरफेस पे रुकी हुई है और चलने की टेंडेंसी में है, हम फोर्स लगा रहे हैं मगर अभी चली नहीं है, उस केस में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग मतलब लेंगे कैलकुलेशन के लिए, वो म्यू एस लेंगे। म्यू एस बोले तो ये वाला स्टैटिक वाला। ठीक है ना, मगर जब वही चीज़ चल रही होगी तो हम लोग यहाँ पर म्यू के लेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी ज़्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर होल्ड करेगा कि म्यू एस विल बी ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है ना, अच्छा, तो इनके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग देखें, तो उससे पहले हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक सरफेस है इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर इस सरफेस पे कोई एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, ए यूँ ऐसे करके रखी हुई है। ठीक है, हाँ, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसे करके फोर्स लगाया, ये हमने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर जो बॉडी है वो है तुम्हारी 2 किलोग्राम की है। ठीक, किसी सरफेस पर रखी हुई है, और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सरफेस, देखो एक तो ब्लॉक का सरफेस और नीचे वाला जो सरफेस टेबल का सरफेस है, दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो तुम्हारी दे रखी है, मान लेते हैं 0.4, ये दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि फोर्स लगाया है हमने, मान लेते हैं हमने जो फोर्स लगाया है अप्लाइड फोर्स, वो शुरू में हमने लगा लिया है 5 न्यूटन। अब आप बताइए कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज़ सबसे पहले पता करनी है। तो देखिएगा, हम फोर्स बढ़ाते जाएं, 1 न्यूटन से 5 न्यूटन बढ़ा दिया, मान लो 5 से भी ऊपर करते चले जाएं, तो हम बढ़ाते गए, मान लो फॉर एग्जांपल कि 7 न्यूटन पर वो ब्लॉक चला, मतलब 7 न्यूटन एक ऐसी पीक वैल्यू थी जिस पर वो चला। 7 न्यूटन 7.0001 न्यूटन जब लगा तो वो चल पड़ा था, 7 न्यूटन तक मान लो नहीं चला। तो ऐसी कंडीशन में जो 7 न्यूटन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो लग सकता था, और उस टाइम तक वो बॉडी रेस्ट में थी। उसको स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट बोलते हैं और उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले।
तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो तुम्हारी क्या हो सकती है, वो तुम्हारी हो सकती है म्यू एस इंटू एन, ये होता है। और नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना हम आपको सिखा चुके हैं। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा होता है तो तुम्हारा म्यू एस इंटू एम जी के बराबर ही हो जाता है, तुम्हारा ये एन हो जाएगा और नीचे की तरफ तुम्हारा एम जी हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ सीधे सीधे एम जी हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर 0.4 और मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, 2 और ये जी की वैल्यू मान लेते हैं 10, तो ऐसे में तुम्हारा आ गया 8 न्यूटन। मतलब 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो लग सकता है, जो इनके बीच में लगेगा। जब आप फोर्स लगाना शुरू करोगे तो 8 से ज़्यादा पर ये बॉडी चलेगी। और हमने लगाया कितने का है, 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन पर ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। तो 5 न्यूटन पर ये ब्लॉक अगर नहीं चलेगा, आपने इधर 5 लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर से फ्रिक्शन भी तुम्हारा 5 न्यूटन का लग जाएगा, जो कि उस लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में लगाया हुआ फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे हमारे पास और सारे केसेस हम लेकर के आएंगे, केसेस। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे अभी केसेस हैं इनमें डिस्कस करने के लिए, तो हम लोग, है ना, तो अगली वीडियो में हम लोग इसको लेकर के आएंगे। तो आई होप सो कि आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखेंगे ज़रूर। और अपने दोस्तों के बीच में बिल्कुल शेयर करिएगा वीडियो को और देखते रहिएगा जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।